मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके कारण दिल्ली में रहना हुआ और जिनके कारण दिल्ली में हैं हम लोग। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत से दोस्त यहाँ पर हैं जिनके साथ साथ कविता लिखी बैठ करके, जिनकी दोस्ती का मेरे लिए बहुत महत्व रहा है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सुनाऊँ, और मैं बहरहाल कुछ कविताएं सुनाता हूँ। तो कुछ तो लगा रखे, पता नहीं कैसे हड़बड़ी में सब किए हैं। मैं कुछ पुरानी कविताओं से शुरू करता हूँ और फिर नई कविताओं पर आऊँगा। नई बहुत नई नहीं है, नई मुझसे आजकल लिखी नहीं जा रही कविताएं, क्योंकि रफ़ कविताएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये समय कहीं से पकड़ में नहीं आ रहा है, ना बाहरी समय भी नहीं और आंतरिक समय भी नहीं। उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो, इतना जटिल और पेचीदा और इतना भयानक रफ्तार से गुजर रहा है कि एक दिन में 24 घंटों में जो है 48 घटनाएं हो रही हैं। तो कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए। खैर बहरहाल मैं कुछ पुरानी कविताओं से शुरू करता हूँ। कि घर शांत है, धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है, आसपास एक धीमी आंच है, बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है, किताबें चुपचाप हैं, हालांकि उनमें कई तरह की विपदाएं बंद हैं। मैं अध जगा हूँ और अध सोया हूँ, अध सोया हूँ और अध जगा हूँ। बाहर से आती आवाज़ों में किसी के रोने की आवाज़ नहीं है, किसी के धमकाने या डराने की आवाज़ नहीं है। न कोई प्रार्थना कर रहा है, न कोई भीख मांग रहा है, और मेरे भीतर ज़रा भी मैल नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जहाँ कोई रह सकता है। और मैं लाचार नहीं हूँ इस समय, बल्कि भरा हुआ हूँ एक ज़रूरी वेदना से। और मुझे याद आ रहा है बचपन का घर, जिसके आंगन में औंधा पड़ा हुआ मैं पीठ पर धूप सेंकता था। मैं दुनिया से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं जी सकता हूँ गिलहरी, गेंद या घास जैसा कोई जीवन। मुझे चिंता नहीं कब कोई झटका हिलाकर डहा देगा इस शांत घर को। देखिए, कुछ देर के लिए मैं कवि था, अपनी फटी पुरानी कविताओं की मरम्मत करता हुआ, सोचता हुआ कविता की ज़रूरत किसे है। कुछ देर के लिए पिता था, अपने बच्चों की खातिर ज़्यादा सरल शब्दों की खोज करता हुआ। कभी अपने पिता की नकल था, कभी सिर्फ अपने पुरखों की परछाई। कुछ देर नौकर था, सतर्क सहमा हुआ, बची रहे रोजी रोटी कहता हुआ। कुछ देर मैंने अन्याय का विरोध किया, फिर उसे सहने की ताकत जुटाता रहा। मैंने सोचा मैं इन शब्दों को नहीं लिखूंगा जिनमें मेरी आत्मा नहीं है, जो आतताइयों के हैं और जिनसे खून जैसा टपकता है। कुछ देर मैं एक छोटे से गड्ढे में गिरा रहा, यह मेरा मानवीय पतन था। मैंने देखा मैं बचा हुआ हूँ और सांस ले रहा हूँ, और मैं क्रूरता नहीं करता, बल्कि जो निर्भय होकर क्रूरता किए जाते हैं उनके विरुद्ध मेरी घृणा बची हुई है, और यह काफ़ी है। बचे खुचे समय के बारे में मेरा ख्याल था, मनुष्य को 6 या 7 घंटे सोना चाहिए। सुबह मैं जागा तो यह एक जानी पहचानी भयानक दुनिया में फिर से जन्म लेना था। यह सोचा मैंने कुछ देर तक। हाँ बस जी, एक गुमशुदा। शहर के पेशाब घरों और अन्य लोकप्रिय जगहों में उन गुमशुदा लोगों की तलाश के पोस्टर अब भी चिपके हुए दिखते हैं, जो कई बरस पहले 10 या 12 साल की उम्र में बिना बताए घरों से निकले थे। पोस्टरों के अनुसार उनका कद मंझोला है, रंग गोरा नहीं गेहुआ या सांवला है, वे हवाई चप्पल पहने हुए हैं, चेहरे पर किसी चोट का निशान है, और उनकी माएँ उनके बगैर रोती रहती हैं। पोस्टरों के अंत में यह आश्वासन भी रहता है
कि लापता की खबर देने वाले को मिलेगा यथासंभव उचित इनाम। तब भी वह किसी की पहचान में नहीं आते। पोस्टरों में छपी धुंधली तस्वीरों से उनका हुलिया नहीं मिलता। उनकी शुरुआती उदासी पर अब तकलीफ़ें झेलने की ताब है। शहर के मौसम के हिसाब से बदलते गए हैं उनके चेहरे। कम खाते, कम सोते, कम बोलते, लगातार अपने पते बदलते हुए, सरल और कठिन दिनों को एक जैसा बिताते, अब वे एक दूसरी ही दुनिया में हैं। कुछ कुतूहल के साथ अपनी गुमशुदगी के पोस्टर देखते हुए, जिन्हें उनके परेशान माता पिता जब तब छपवाते रहते हैं और जिनमें अब भी 10 या 12 लिखी होती है उनकी उम्र। संगत का एक दो और मैं चाहता हूँ कि स्पर्श बचा रहे। वह नहीं जो कंधे छीलता हुआ एक आतताई की तरह गुजरता है, बल्कि वह जो एक अनजानी यात्रा के बाद धरती के किसी छोर पर पहुँचने जैसा होता है। मैं चाहता हूँ स्वाद बचा रहे, मिठास और कड़वाहट से दूर, जो चीज़ों को खाता नहीं है बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का एक नाम है। एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है। मसलन यह कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूँ इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। मैं चाहता हूँ निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है अपने लिए। शब्द बचे रहें और जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में कुछ बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा। संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। एक कविता है पागलों का एक वर्णन, हल्की सी लंबी है थोड़ा सा। पागल होने का कोई नियम नहीं है, इसलिए तमाम पागल अपने अद्वितीय तरीके से पागल होते हैं। स्वभाव में एक दूसरे से अलग, व्यवहार में अक्सर एक दूसरे के विपरीत, समांतर रेखाओं जैसे फैलते हैं उनके संसार। वे भूल चुके होते हैं कि पागल होने से बचे रहने के कई नियम हैं। पुस्तकों में वर्णित हैं नुस्खे सुंदर पुष्ट शरीरों के, जिनमें निवास करते हैं स्वस्थ मस्तिष्क, चेहरे के दर्पण में झलकते हुए, जिन्हें हासिल करने के लिए ईजाद किए जाते हैं नए नए उपाय। जो अपना मानसिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए खो चुके हैं, वे अचानक प्रकट होते हैं।
सूखी रोटियों की एक पोटली के साथ, कहीं पर विकराल, कहीं निरीह, वे नहीं जानते कि वे कहाँ से आए, उनका कहीं जन्म हुआ या नहीं, उनके होने पर खुशी मनाई गई या नहीं, और एक खंबे से दूसरे खंबे तक इस शाश्वत दौड़ का अर्थ क्या है। नुक्कड़ पर बैठा एक पागल दिन भर गालियां देता है प्रधानमंत्री को। पटरी पर खड़ा हुआ जो पागल व्यवस्था से एक लंबा युद्ध छेड़े हुए है, वह दिन भर बनाता है अपनी रणनीति। एक पागल औरत भीड़ में पहचान लेती है अपने धोखेबाज प्रेमी को और क्रोध में उस पर अदृश्य पत्थर फेंकती है। एक प्राचीन पागल चौराहे को गुफा मानकर रहता चला आता है। वह बताता है मनुष्य के कारनामों का रक्त रंजित इतिहास। तरह तरह के इशारे करते पागलों के बीच से अक्सर गुजरते हैं स्वस्थ मस्तिष्क के लोग। उनकी आंखों में थोड़ा सा झांक कर एकाएक सहमते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जैसे झटक देते हों अपने जीवन का कोई अंश, अपना कोई क्रोध, कोई प्रेम, कोई विरोध, अपनी ही कोई आग जो उनसे अलग होकर अब भटकती है व्यस्त चौराहों और नुक्कड़ों पर, कपड़े फाड़े, बाल बिखराए, सूखी रोटियां संभाले हुए। कोई नहीं जानता आधी रात के बाद वे कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन से दरवाजे उनके लिए खुलते हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाता है। शायद वे किसी घर में दस्तक देते हों, कहते हुए हमें कुछ देर शरण दो, हम एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार हैं। या फिर वे सिर्फ एक कप चाय की फरमाइश करते हों अपने रोज़मर्रा के काम पर निकलने से पहले। एक कविता है ब्रेस्ट और निराला। ये कविता जर्मन कवि और नाटककार बर्टोल्ड ब्रेस्ट और हमारे अपने महाकवि निराला, उनकी एक काल्पनिक मुलाकात इसमें है। ये लोग कभी मिले नहीं आपस में, लेकिन इसमें इस कविता में मिल गए हैं वो। तो सपने में देखा कोई घर था, घर क्या टूटा फूटा सा कमरा एक, कुर्सियां रखी हुई थीं बहुत पुरानी, बैठे थे उन पर बर्टोल्ड ब्रेस्ट और निराला, वैसे ही जैसे अपनी अपनी तस्वीरों में दिखते थे। निराला अस्त व्यस्त बालों में गहरी आंखें कहीं दूर देखती, ब्रेस्ट उसी गोल चश्मे में, 2 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखें जैसे काफ़ी दुनिया देख चुकी हों। सुना रहे थे कविता एक दूसरे को, अभी कुछ और सुनाओ कहते, दोनों बीच बीच में दुनिया के रंग ढंग पर अचरज करते। कहा ब्रेस्ट ने, मैं एक अंधेरे युग में रहता हूँ। निराला बोले, मैं इसी अंधेरे का ताला खोलने को कहता हूँ। फिर कहा निराला ने, चारों ओर घना है दुख का जंगल। बोले ब्रेस्ट, में रहा खोजता इस दुख का कारण। निराला बोले, मैं लड़ा कुलीनों से, ब्राह्मण के घर के व्यंजन छोड़े, जो असली जन हैं समाज के महंगू और झींगुर जैसे, या इलाहाबाद के पथ की वह मजदूरिन, उन पर लिखा जब मैंने, आलोचक बरसे मुझ पर, कईयों ने कहा मुझे पागल, मरा हूँ हजार मरण। कहा ब्रेस्ट ने, पूंजी और ताकत की निर्मम चालों पर मैंने भी कलम चलाई, उनके व्यवहारों को बारीकी से देखा, समाज की तलछट में रहने वाले मुझे भले लगे, साधारण की हिम्मत और अच्छाई को दर्ज किया, अत्याचारी से बचने की तरकीबें खोजी, कई देश बदले, किसी तरह बच गया मृत्यु और यातना शिविरों से, जगह जगह खोजता रहा शरण। कहा निराला ने, जनता की ही तरह कविता की मुक्ति जरूरी है। बोले ब्रेस्ट, जनता की मुक्ति में कविता बची हुई है। अब 2 महाकवि गले मिले, बोले फिर मिलते हैं, सपने में जाते दिखते थे दोनों ऐसे, जैसे जीवन में साथ रहा हो बरसों से। एक कविता वापसी, ये गद्य में है कुछ। ये बहुत बूढ़े होने पर भी आप अगर एक भूले भटके बच्चे की तरह घर जाएं, तो वहाँ पिता, माँ या अन्य स्वजन होंगे जो ठीक बचपन में आपको पहचान लेंगे।
वहीं कहीं आपकी कोई सच्ची प्रेमिका अजन्मी अपनी संतान के बाल काटती वासना की रात को चादर की तरह बिछाती होगी। आप अगर जंगल की ओर जाएं तो किसी शिकारी की तरह नहीं, एक पेड़ की तरह जाना बेहतर होगा। एक बड़ा पेड़ आपको अपने भीतर छिपा लेगा। आपके चलने से हल्की सी धूल उड़ेगी और देर तक धूप में चमकती रहेगी। आप अपने पत्तों को हिलाकर आवाज़ करेंगे तो वहाँ से हवा का बहना शुरू होगा। वहाँ कोई कहानी या उसका एक हिस्सा बचा हुआ होगा जिसके खंडहर में रहा जा सकता है। बारिश आपको खींच ले जाएगी और बर्फ़ वापस भेज देगी। कुछ दूर तक उन चीज़ों के पीछे चलना अच्छा होगा जिनके अर्थ समझ में नहीं आते। आप उन पुराने टूटे फूटे आईनों में प्रवेश कर सकते हैं जो अब सिर्फ अपनी ही स्मृति में डूबे हुए हैं। शायद आप वहाँ कोई सपना देखें या आपके भीतर किसी धुंधली सी चीज़ का जन्म हो और आप उस क्षण को फिर से पालें, हाँ, जिसके पहले आप वह थे जो उसके बाद नहीं रहे। कुछ मैं नहीं कविताएं सुना देता हूँ। तो 7 बजे तक होगा ना। कविता मांगना। जब भी खुद पर निगाह डालता हूँ, पलक झपकती माँ स्मृति में लौट आती है। मैं याद करता हूँ कि उसने मुझे जन्म दिया था। कभी कभी लगता है वह मुझे लगातार जन्मती रही। पिता ने मुझ पर पैसे लुटाए और कहा, शहरों में भटकते हुए तुम कहीं घर की सुध लेना भूल न जाओ। दादा ने पिता को नसीहत दी, जैसा हुनरमंद मैंने तुम्हें बनाया उसी तरह अपने बेटे को बनाओ। दोस्तों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे उधार दिया और कहा, उधार प्रेम की कैंची नहीं हुआ करती। दोस्तों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे उधार दिया और कहा, उधार प्रेम की कैंची नहीं हुआ करती। जिससे मैंने प्रेम किया उसने कहा, मेरी छाया में तुम जितनी देर रह पाओ उतना ही तुम मनुष्य बन सकोगे। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। अजीबोगरीब है जीवन का हाल, वो अब भी भटकता है और जगह जगह दस्तक देता है। मांगता रहता है अपने लिए, कभी जन्म, कभी पैसे, कभी हुनर, कभी उधार, कभी बेचैनी, कभी प्रेम। एक बची हुई जगह है। बची हुई जगह है। रोज़ कुछ भूलता कुछ खोता रहता हूँ। चश्मा कहाँ रख दिया है, कलम कहाँ खो गया है। अभी अभी नीला रंग देखा था, वह पता नहीं कहाँ चला गया। चिट्ठियों के जवाब देना, कर्ज की किस्तें चुकाना भूल जाता हूँ। दोस्तों को सलाम और विदा कहना याद नहीं रहता। अफसोस प्रकट करता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे कामों में उलझे रहे जिनका मेरे दिमाग से कोई मेल नहीं था। कभी ऐसा भी हुआ जो कुछ भूला था उसका याद न रहना भूल गया। माँ कहती थी, उस जगह जाओ जहाँ आखिरी बार तुमने उन्हें देखा, उतारा या रखा था। अमूमन मुझे वे चीज़ें मिल जाती और मैं खुश हो उठता। माँ कहती थी, चीज़ें जहाँ होती हैं अपनी एक जगह बना लेती हैं और वह आसानी से मिटती नहीं। माँ अब नहीं है लेकिन उसकी जगह बची हुई है। चीज़ें खो जाती हैं लेकिन जगहें बनी रहती हैं। हम कहीं और चले जाते हैं, अपने घरों, लोगों, अपने पानी और पेड़ों से दूर। मैं जहाँ से एक पत्थर की तरह खिसक कर चला आया, उस पहाड़ में भी एक छोटी सी जगह बची होगी। इस बीच मेरा शहर एक विशालकाय बांध के पानी में डूब गया। उसके बदले वैसा ही एक और शहर उठा दिया गया। लेकिन मैंने कहा, मेरा शहर अब एक खाली जगह है। घटनाएं विलीन हो जाती हैं लेकिन वे जगहें बनी रहती हैं जहाँ वे घटित हुई थीं, जमा होती जाती हैं, साथ चलती रहती हैं, याद दिलाती हुई कि हम क्या भूल गए हैं और हमने क्या खो दिया है।
खैर यह नंबर मौजूद नहीं। मुझे असल में पढ़ना नहीं आता, मेरा मुंह भी थक जाता है बहुत जल्दी पढ़ते हुए। तो यह नंबर मौजूद नहीं। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जहाँ भी जाता हूँ, जो भी फ़ोन मिलाता हूँ, अक्सर एक बेगानी सी आवाज़ सुनाई देती है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यह नंबर मौजूद नहीं है। कुछ ही समय पहले इस पर मिला करते थे बहुत से लोग, कहते आ जाओ हम तुम्हें पहचानते हैं, इस अंतरिक्ष में तुम्हारे लिए भी बना दी गई है एक जगह। लेकिन अब वह नंबर मौजूद नहीं है। वह कोई पहले का नंबर था। उन पुराने पतों पर बहुत कम लोग बचे हुए हैं जहां आहट पाते ही दरवाजे खुल जाते थे। अब घंटी बजाकर कुछ देर सहमे हुए बाहर खड़े रहना पड़ता है, और आखिरकार जब कोई प्रकट होता है तो मुमकिन है उसका हुलिया बदला हुआ हो, या वह कह दे मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम बात करते थे, या यह वह नंबर नहीं है जिस पर तुम सुनाते थे अपनी तकलीफ। जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ बदल गए हैं नंबर, नक्शे, चेहरे। नापदानों में पड़ी हुई मिलती हैं पुरानी डायरियाँ, उनके नाम धीरे धीरे पानी में घुलते हुए। अब दूसरे ही नंबर मौजूद हैं, पहले से कहीं ज़्यादा तार और बेतार। उन पर कुछ दूसरी तरह के वार्तालाप, महज व्यापार, महज लेन देन, खरीद फरोख्त की आवाज़ें लगातार अजनबी होती हुई। जहाँ भी जाता हूँ हताशा में कोई नंबर मिलाता हूँ, उस आवाज़ के बारे में पूछता हूँ जो कहती थी दरवाजे खुले हुए हैं, तुम यहाँ रह सकते हो, चले आओ थोड़ी देर के लिए, यूँ ही कभी भी इस अंतरिक्ष में। असल में संग्रह की ज़्यादातर कविताएं भूमंडलीकरण, बाजारवाद, इस सब से कुछ आतंकित ज़्यादा हैं, और तो ये सब वही विमर्श है इनमें। तो एक और कविता है छुओ। उन चीज़ों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज़ पर रखी हैं, घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बेर्टोल्ट ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। दराज खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ, शब्दों की अंगुलियों से एक खाली कागज़ को छुओ, वैन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए ज़रूरी नहीं कोई बिल्कुल पास में बैठा हो, दूर से भी छूना संभव है, उस चिड़िया की तरह जो दूर से ही अपने अंडों को सेती रहती है। कृपया छुएं नहीं, या छूना मना है जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्मगुरु ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। इसलिए भी छुओ, भले ही इससे चीज़ें उलट पुलट हो जाएं। इस तरह मत छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सिर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घासें चांद और तारों को छूने छूने को होती हैं। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ, देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। एक है न्यू ऑर्लिन्स में जैज़। मैं एक बार न्यू ऑर्लिन्स गया था, वहाँ जैज़ की जो स्ट्रीट है मैं वहाँ रहा 2-1 दिन। मैं काफ़ी गया, वहाँ की दोस्तियाँ भी मेरी हुई। और तो उस पर यह है, ये मैंने लिखी थी जब वहाँ पर जो हैरिकेन कैटरीना आया था और ये शहर तहस नहस हो गया था। और उस समय जो है राष्ट्रपति बुश ने, तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने जो है उस शहर की मदद करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि ये शहर काले लोगों का, गरीब लोगों का शहर है, तो ये इसकी कोई संपन्न शहर नहीं है। इससे उनका जो एक रंग भेदी जो रवैया था वो भी सामने आया था। तो शराब की जो बोतलें अमेरिका में भरी हुई दिखी थीं वह यहाँ खाली और टूटी हुई हैं।
सड़कों के किनारे बिखरे हुए नुकीले कांच और पत्थर, जैज जैज जैज, एक लंबी कठिन अछूर गली, दोनों तरफ गिलासों के जमघट, उनमें शराब कांपती है, लोग उसमें अपनी तकलीफ को रोटी की तरह डुबो कर खाते हैं। गोरा होटल का मैनेजर कहता है, उधर मत जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा अपराध हैं। यहाँ के टूरिस्ट निर्देशों को गौर से पढ़िए। अमेरिका के 5 सबसे हिंसक शहरों में है न्यू ऑर्लिन्स। चंद्रमा अपने सारे काले बेटे यहाँ भेज देता है, रात अपनी तमाम काली बेटियाँ यहाँ भेज देती है। यहाँ तारे टूट कर गिरते हैं और मनुष्य बन जाते हैं। जैज 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 नशे की एक नदी है मिसिसिपी। फ्रेंच क्वार्टर में 300 साल पहले आए थे गुलाम, अफ्रीका से भैंसों की फौज की तरह लाए हुए। इसमें कुछ गीतों की कुछ जैज और ब्लूज के संदर्भ में, कुछ तो अफ्रीका से भैंसों की फौज की तरह लाए हुए। जैसे ही कोड़ों की मार कुछ कम होती, वे फिर से करने लगते गाने और नाचने का अपना प्रिय काम। और उन्हें हुक्म दिया जाता, मेज़ पर नहीं रसोई घरों में खाओ। वे हंसते हुए जाते, खाते और नाचते। एक चतुर क्रूर सभ्यता के लिए उन पर शासन करना कितना कठिन। उनके लिए बने सारे नियम और वे तोड़ते रहे सारे नियम। आते और जाते हैं कितने ही अत्याचारी, फ्रांसीसी, इस्पानी, अमेरिकी, इंसानों के खरीदार। समुद्र से उठते हुए कितने ही तूफान, हरिकेन बेट्सी, रीटा, कैटरीना। तब भी प्रेम की तलाश खत्म नहीं होती इस दुनिया में, जहाँ हर चीज़ पर डॉलर में लिखी हुई रहती है उसकी कीमत। जब क्लैरिनेट के रंध्रों से अंधेरा बह रहा था, ट्रम्पेट के गले से रुंधी हुई कोई याद बाहर आ रही थी, जब सैक्सोफोन के स्वर नदी के ऊपर घुमड़ रहे थे, और जब एक ट्रोम्बोन इस शहर के दिल की तरह चमक रहा था, मुझे दिखा एक मनुष्य काला काला वह ब्रेड खा रहा था, हंस रहा था, बढ़ रहा था मेरी तरफ अपना हाथ मिलाने के लिए। उसके मुंह में हंसी तारों जैसी चमकती थी। उसे बुलाती हुई दूर से आई एक स्ट्रीट कार, उसका नाम था डिज़ायर। ये स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर टेनेसी विलियम्स का नाटक है, जो कि वो वहाँ रहते थे। अभी डिज़ायर नाम से वहाँ एक ट्रेन चलती थी, स्ट्रीट कार। उसे बुलाती हुई दूर से आई एक स्ट्रीट कार, उसका नाम था डिज़ायर। दूर एक होटल में टूरिस्टों का इंतज़ार कर रहा था डरा हुआ गोरा मैनेजर। कि पुरानी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरों में ऐसा क्या है जो जब दिख जाती हैं मैं गौर से देखने लगता हूँ? क्या वह सिर्फ एक चमकीली युवावस्था है? सिर पर घने बाल, नाक नक्श कुछ कोमल, जिन पर माता पिता से पैदा होने का आभास बचा हुआ है। आँखें जैसे दूर तक देखने की उत्सुकता से भरी हुई, बिना प्रेस किए हुए कपड़े उस दौर के, जब जिंदगी ऐसी ही सिलवटों में लिपटी हुई थी, जब जिंदगी ऐसी ही सलवटों में लिपटी हुई थी। इस तस्वीर में मैं हूँ अपने वास्तविक रूप में, एक स्वप्न सरीखा, चेहरे पर अपना हृदय लिए हुए, अपने ही जैसे बेफिक्र दोस्तों के साथ, एक हल्के बादल के मानंद जो कहीं से तैरता हुआ आया है और क्षण भर के लिए एक कोने में टिक गया है। कहीं कोई कठोरता नहीं, कोई चतुराई नहीं, आंखों में कोई लालच नहीं। यह तस्वीर सुबह एक ढाबे में चाय पीते समय की है। उसके आसपास की दुनिया भी सरल और मासूम है, चाय के कप, ढाबे और सुबह की तरह। ऐसी कितनी ही तस्वीरें हैं जिन्हें कभी कभी मैं घर आए मेहमानों को दिखलाता हूँ। और अब यह क्या है कि मैं अक्सर तस्वीरें खिंचवाने से कतराता हूँ। खींचने वाले से कहता हूँ, रहने दो, मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आता। मैं सतर्क हो जाता हूँ, जैसे एक आईना सामने रख दिया गया हो। सोचता हूँ, क्या यह कोई डर है कि मैं पहले जैसा नहीं दिखूँगा? शायद मेरे चेहरे पर झलक उठेंगी इस दुनिया की कठोरताएं और चतुराइयाँ और लालच। इन दिनों हर तरफ इन्हीं चीज़ों की तस्वीरें ज़्यादा दिखाई देती हैं, और जिनसे लड़ने की कोशिश में मैं कभी कभी इन पुरानी तस्वीरों को ही एक हथियार की तरह उठाने की सोचता हूँ। ये कविता ताकत की दुनिया। ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूँगा?
मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूँगा? मेरे लिए एक जोड़ी जूते ही ठीक से रखना कठिन है। हजारों लाखों कपड़ों, मोज़ों, दस्तानों का मैं क्या करूँगा? मैं इतने सारे कमरों का क्या करूँगा? यह दुनिया एक घर है, कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। मैं सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊँगा? मैं जानता हूँ बाजार से बाहर उनका कोई मोल नहीं है। मैं क्यों बनवाऊँगा कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा या ऐसा ही कुछ? मुझे पता है वहाँ कोई ईश्वर नहीं रहता। मैं क्यों जमा करूँगा इतने टोप, तमगे, छाते, इतने घोड़े, कुत्ते, हीरे, मोती, इतना हरबा हथियार, ऐसे ऐसे जहाज? मैं क्यों रहने जाऊँगा चाँद पर? वो मुझे धरती से ही दिखाई देता है बहुत सुंदर। मैं 3 डग में ही क्यों नाप लूँगा 3 लोग? सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूँगा पाताल? मैं क्यों कब्जा करूँगा इस धरती पर? किसी को ज़रूरत हुई तो दे दूँगा उसे जो भी होंगे मेरे खेत खलिहान। मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊँगा। मैं मनुष्य हूँ, तेल पीते और खून चूसते हुए मैं क्यों बिता दूँगा अपना जीवन? एक दो कविता और मैं सुनाता हूँ। एक है नए युग में शत्रु। ये भी भूमंडलीकरण पर ही है। अंततः हमारा शत्रु भी एक नए युग में प्रवेश करता है, अपने जूतों, कपड़ों और मोबाइलों के साथ। वह एक सदी का दरवाज़ा खटखटाता है और उसके तहखाने में चला जाता है, जो इस सदी और सहस्राब्दी की तरह अथाह और अज्ञात है। वह जीत कर आया है और जानता है कि उसकी लड़ाइयाँ बची हुई हैं। हमारा शत्रु किसी एक जगह नहीं रहता, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं पता चलता है वह और कहीं रह रहा है। जो लोग ऊंची जगहों में भव्य कुर्सियों पर बैठे हुए दिखते हैं, वे शत्रु नहीं, सिर्फ उसके कारिंदे हैं, जिन्हें वह भर्ती करता रहता है ताकि हम उसे खोजने की कोशिश न करें। वह अपने को कंप्यूटरों, टेलीविज़नों, मोबाइलों, आईपैडों की जटिल आंतों के भीतर फैला देता है। अचानक किसी महंगी गाड़ी के भीतर उसकी छाया नज़र आती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर दिखता है वो वहाँ नहीं है, बल्कि किसी नई और ज़्यादा महंगी गाड़ी में बैठकर चल दिया है। कभी लगता है वह किसी फैशन परेड में शिरकत कर रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ बनियानों, जांघियों और प्रसाधनों का ढेर दिखाई देता है। हम सोचते हैं शायद वह किसी गरीब के घर हमला करने चला गया है, लेकिन वह वहाँ से भी जा चुका है और वहाँ एक परिवार अपनी गरीबी में झांकता हुआ टेलीविज़न देख रहा है, जिस पर एक रंगीन कार्यक्रम आ रहा है। हमारे शत्रु के पास बहुत से फ़ोन नंबर हैं, ढेरों मोबाइल। वह लोगों को सूचना देता है, आप जीत गए हैं, एक विशाल प्रतियोगिता में आपका नाम निकल आया है, आप बहुत सारा कर्ज ले सकते हैं, बहुत सा सामान खरीद सकते हैं, एक अकल्पनीय उपहार आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन पलटकर फ़ोन करने पर कुछ सुनाई नहीं देता। हमारा शत्रु कभी हमसे मिलता नहीं, सामने नहीं आता, हमें ललकारता नहीं, हालांकि उसके आने जाने की आहट हमेशा बनी हुई रहती है। कभी कभी उसका संदेश आता है कि अब कहीं शत्रु नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, आपसी मतभेद भुलाकर आइए, हम एक ही प्याले से पिएं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा विश्वास है। धन्यवाद और शुभ रात्रि। अंतिम दो एक कविता चेहरा है। इसमें निराला जी की एक पंक्ति का जिक्र है, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो चेहरा, विचार और चेहरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। वे एक दूसरे को गढ़ते, ढालते, बनाते, बिगाड़ते रहते हैं। एक इच्छा चिड़िया की तरह भीतर जन्म लेती है और एकाएक चेहरे पर उड़ान की तरह प्रकट हो उठती है। एक अच्छा विचार माथे की शिकन मिटा देता है,
कुटिल चेहरे तत्काल अपने विचारों को कलुषित बना देते हैं। किसी नफरत में ढले हुए वे एक समान दिखते हैं, एक दूसरे की नकल करते हुए, एक जैसे अंडाकार सिर, एक जैसी मूछें, एक सी मंद मुस्कान, जैसे किसी एक गिरोह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सदस्य। गौर से देखें तो तानाशाह चेहरे तमाम एक सरीखे हैं, भले ही वह अलग अलग देश काल के अन्यायों के निशान हों। सिर्फ अत्याचारों की विजय यात्रा ने बढ़ा दिए हैं उनके तमगे और सितारे। उनकी तस्वीरें इतनी धुली पुछी हैं जैसे वे अब भी करते हो राज। एक अमानुष की भंगिमा से एक अमानुष झांकता है, वो उसे छिपाता नहीं, बांटता चलता है जगह जगह। चेहरा और चरित्र जैसे ही एक होते हैं, बदल देते हैं आदमी की चाल। महंगे ताकतवर चेहरे हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनकी एक जैसी हंसी, आंखों में एक जैसी चमक, आरामदेह चेहरों पर सजे धजे बैठे हुए उनके विचार। वे एक गरीब देश में जीने के शानदार तरीके बेचते रहते हैं। हाथ में शक्तिवर्धक दवा लिए हुए एक महानायक समाज को आंख मारता है। इन्हीं चेहरों से बना है हमारे समय का प्रमुख आतताई विचार। और उन चेहरों में भी काफ़ी मेल जोल है, जो अक्सर निर्बल, डरे हुए, हैरान, मूक और एकटक देखते रहते हैं। उन पर मर्म भेदने वाली कहानियाँ लिखी हैं। एक चेहरा स्याही के धब्बे जैसा, एक चेहरा नंगी नुकीली चट्टान जैसा, एक चेहरा आंसू की बूंद जैसा गिरने गिरने को, एक चेहरा जो मार खाकर रोया नहीं, जो कभी कभी अचानक कौन जाता है एक विचार की तरह। फिर आखिरी कविता सुना देता हूँ, टॉर्च। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। हमारे इलाके में रोशनी की वह पहली मशीन थी, जिसकी शहतीर एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोस की एक दादी ने पिता से कहा, बेटा इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, चाची इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। इसे रात होने पर जलाते हैं और इससे पहाड़ के उबड़ खाबड़ रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दादी ने कहा, उजाले में थोड़ा आग भी रहती तो कितना अच्छा था। मुझे रात से ही सुबह का चूल्हा जलाने की फिक्र रहती है। पिता को कोई जवाब नहीं सूझा, वे खामोश रहे देर तक। इतने वर्ष बाद वह घटना, टॉर्च की वह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी चली आती है हमारे वक्त की विडंबना में एक कविता की तरह। आखिरी कविता मैं आपको सुना देता हूँ। पंचम इसका नाम है, छोटी सी कविता है। किराना घराने के सबसे अजीम गायक अब्दुल करीम खां से एक दिन उनके एक मुरीद ने पूछा, उस्ताद आपने 7 सुर साध लिए हैं, अब कुछ बचा नहीं। खरज से निखात तक तीनों पर्दों के आर पार जाती है आपकी मीठी आवाज। करीम खां बोले, कहा बेटा मैं सिर्फ पंचम को ही अभी थोड़ा समझ पाया हूं और अब इस उम्र में क्या कर पाऊंगा। मुरीद भी उदास हो गए। उन्हें उम्मीद थी उस्ताद कुछ और रोशनी डालेंगे अपनी आवाज़ पर, अपने बेजोड़ रियाज पर। बहुत पहले किसी किताब में पढ़ा था यह वाकया। उसे याद करते हुए सहसा हाथ रुक जाता है जब भी लिखने बैठता हूँ कोई कविता। तो मैंने देखा है कि आपकी कविताएं महिलाओं से, युवतियों से या प्रेम से बचती है। तो वो जो ऐन्द्रिकता का एक केंद्र होता है, कोई युवती, कोई महिला, कोई आपकी नाकामियां या नादानियां, वो अनुपस्थित है आपकी कविता में। तो इस ऐन्द्रिकता को आपने जानबूझकर छोड़ा है या जिस तरह का एक आपकी कविताएं आप साथ से हमेशा बोझिल रही हैं और हमें थोड़ा गंभीर बनाती है कि आज जो हमारा इतना क्रूर और विद्रूप समय है,
हम उसका मुकाबला कैसे करें। और अगर आप जैसे कवि भी हथियार डाल देंगे तो हम पाठकों के लिए थोड़ा सा ये जो परिदृश्य है जिसको कि हम थोड़ा बहुत बदलना चाहते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है और ये अवसाद मेरे लिए बहुत बड़ा गड्ढा है, ये मैं अक्सर मैं महसूस करता हूँ। और तो ये लेकिन असल में जब हम लोग यहाँ दिल्ली आए तो उस समय एक ग्रामशी को हम लोगों ने पढ़ा। तो ग्रामशी का ये था कि पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्ट एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ हार्ट, तो एक जो बुद्धि का निराशावाद और हृदय का आशावाद। तो हम लोग इस स्कूल के हम लोग शिष्य हो गए। हम मतलब बहुत सारे लोग, मेरी पीढ़ी के बहुत सारे लोग, जिसमें असद जैदी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक मैं जो खुशी और उम्मीद की कविता मैं हमेशा से लिखना चाहता रहा हूँ, लेकिन मुझसे लिखी नहीं जाती हो। और मुझे बहुत ईर्ष्या होती है उन कवियों से, और बहुत अच्छा भी लगता है जो उम्मीद की कविता लिखते हैं। मसलन कई कवि हैं, केदार जी हैं और राजेश जोशी हैं। तो दूसरा, हम लोग रघुवीर जी के स्कूल के अनुयायी हो गए। रघुवीर जी में अवसाद था, मेरे ख्याल से उस सब का असर शायद रहा होगा। अवसाद मेरी कविताओं में ज़रूर है, लेकिन फिर वो निराशा ही मुझे लगता है सच्ची उम्मीद भी शायद पैदा करती है, जो कि मैंने एक कविता में कहा भी है कि वो निराशा बची रहे जो कि अपने लिए फिर से एक उम्मीद पैदा कर देती है। लेकिन आपकी बात बहुत सही है और मेरा स्वप्न रहा है कि मैं सचमुच उम्मीद देने वाली कविता लिख सकूँ। और एक बात, दूसरी बात ये कि आपने आलोचकों वाली बात कही। मेरे प्रति आलोचक तो बहुत ज़्यादा मेरे सहृदय रहे हैं और मुझ पर बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखी गई हैं, और उनमें मुझे बल्कि शिकायत यही रही कि उनमें मेरी खामियों की ओर बहुत कम इशारा हुआ है। और मुझसे एक बार चंद्रभूषण तिवारी जी, हिंदी के आलोचक थे, वो भोर पत्रिका निकालते थे, वाम पत्रिका निकालते थे जी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि मंगलेश अग्रवाल कविता लिखता रहेगा अच्छी, लेकिन वो अपने आप को कभी लांघ नहीं पाएगा। तो एक मुझे लगता है कि मेरे बारे में ये उन्होंने एक बात बहुत सही लिखी थी कि वो जो, तो मुझे अपनी कविताओं से बहुत असंतोष है, मतलब काफ़ी, और मैं अपनी कविताओं ज़रा भी संतुष्ट नहीं रहता हूँ, और वो लगता है कि ये वो नहीं है जो मैं लिखना चाहता था। तो ये हमेशा ये बात रहती है। जहाँ तक प्रेम की बात है, प्रेम कविताएं मेरे पास हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह की निजी और व्यक्तिगत हैं कि शायद उनके अर्थ लोगों तक न पहुँचें, इसलिए मैं उनको आमतौर पर सुनाता नहीं हूँ। पहाड़ पर लालटेन में या घर का रास्ता में कुछ कविताएं ऐसी हैं, और तो ये हैं। तो वो मुझे लगता है कि निजी जो बहुत ज़्यादा हैं उनके अर्थ शायद न खुलें। जैसे इसमें अभी मैंने आज एक कविता सुनाई जिसमें कि एक जिक्र है वापसी, जिसमें वासना की रात का जिक्र है वगैरह वगैरह। तो उसमें है कुछ प्रेम के कुछ तत्व उसमें हैं। तो